प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक का द्वितीय भाग लेकर। पहले वीडियो में हमने कहानी की पृष्ठभूमि और लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बातचीत की थी। आज हम कहानी का सार बिंदुवार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है कहानी का महामारी की भयावह स्थिति। रेणु जी ने कहानी की शुरुआत कुछ इन्हीं शब्दों के माध्यम से की है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। इन शब्दों के माध्यम से भयावहता का पता चलता है। जो शब्दावली है उसके माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या विकट परिस्थितियां रही होंगी, महामारी की क्या स्थिति थी और गांव के लोगों में क्या उसका प्रभाव था। आगे उन्होंने लिखा है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो बहुत विकट परिस्थिति थी, महामारी की दशा थी। हैजा और मलेरिया से प्रतिदिन लाशें निकल रही थी गांव से। एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। भयार्त से सभी लोग ऐसी भयानक विभीषिका के बीच लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती थी, जो मृत्यु से लड़ रहे, महामारी से लड़ रहे गांव के लोगों को कुछ उत्साह प्रदान करती थी। ढोलक की आवाज, जो रात भर ढोलक बजाता था पहलवान, उन ढोलक की तारों में जोश और उत्साह था। लोगों की आंखों के सामने दंगल का दृश्य उपस्थित हो जाता था। लुट्टन पहलवान सारी रात ढोलक बजाता और मृतप्राय गांव में एक संजीवनी शक्ति का संचार होता। आगे हम चर्चा करते हैं लुट्टन का बचपन कैसा था। लुट्टन बचपन में ही अनाथ हो गया। बचपन में शादी भी हो गई और वो अनाथ भी हो गया। माता पिता उसके नहीं रहे। 9 साल की उम्र में उसकी सास ने पालन पोषण किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, कसरत करता और धीरे धीरे वह एक पहलवान के रूप में अवतरित हुआ। यह पहलवान बनने की प्रेरणा उसे मिली यह देखकर कि गांव के लोगों ने
किस तरह से उसकी सास को सताया था, उनसे बदला लेने की भावना ने ही उसे प्रेरित किया था पहलवान बनने के लिए। अब जब वो पहलवान बन गया, उसका नाम होने लगा, तो श्यामनगर के दंगल में गया। श्यामनगर के दंगल में वह गया तो कुश्ती देखने था, लेकिन जब उसने वहां देखा कि पंजाब से आया हुआ पहलवान चांद सिंह सबको चुनौती दे रहा था, उससे कोई लड़ने वाला नहीं था, वो सबको परास्त कर चुका था, ऐसे में लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह, जिसको शेर का बच्चा की उपाधि दी गई थी, उसको चुनौती दे दी। सारे लोगों ने इसे लुट्टन का पागलपन समझा। कहां जा रहे हो अपनी जान मरवाने? कभी ने रोका, लेकिन लुट्टन नहीं माना, जिद पर अड़ गया। उसने कहा, नहीं सरकार, मुझे कुश्ती का अवसर प्रदान किया जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बहुत सारी आवाजें इस पक्ष में भी आने लगी कि उसको अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, लड़ने दिया जाए। आखिरकार विवश राजा ने कुश्ती की इजाजत दे दी। कुश्ती शुरू हुई और चांद सिंह बाज की तरह टूट पड़ा लुट्टन पहलवान के ऊपर। सारी जनता चांद सिंह के पक्ष में थी, राजा भी चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन ऐसी दबिश में पड़ गया चांद सिंह की, उसकी आंखें निकल रही थी, कलेजा फटने फटने को हो रहा था। लेकिन उसे प्रेरणा मिल रही थी ढोल की आवाज से, जिसमें ढोल कह रहा था, ताक धिन्ना तिरकट तिन्ना, ताक धिन्ना तिरकट तिन्ना, दांव काटो बाहर आ जाओ। उसका अर्थ यह लगाया, और यह क्या, लुट्टन पहलवान दांव काट कर और ऊपर आकर चांद सिंह की गर्दन दबोच ली। अब जो है जनमत भी बदलने लगा, वाह बहादुर की आवाज जैसे आने लगी। और देखते ही देखते कुछ देर में चांद सिंह को पटखनी दे दी लुट्टन पहलवान ने, और दुर्गा मां की जय, राजा श्यामनंद की जय, तरह तरह के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो गया। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह के आंसू पोंछने में लगी हुई थी। इधर विजयी लुट्टन जाकर ढोल को प्रणाम किया और फिर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसको शाबाशी दी और राज पहलवान बना दिया। इसके पहले चांद सिंह को राज पहलवान बनाने का निर्णय राजा साहब ले चुके थे। अब राज दरबार में पहुंच गया लुट्टन और 15 वर्ष बहुत आराम से राज दरबार में बीते। पूरा खर्च राजकीय खजाने से होता था। इस बीच उसकी पत्नी और सास भी स्वर्ग सिधार गए थे।
दोनों पुत्रों को भी वो अपने साथ ले आया और उनके दोनों पुत्र भी भावी पहलवान, राज पहलवान के रूप में स्वीकार कर लिए गए और तीनों का पालन पोषण राज दरबार में ही होने लगा। बहुत अच्छी तरह से 15 वर्ष का समय बीता। इस बीच लुट्टन सारे पहलवानों को धूल चटाकर अजय घोषित हो गया। उनमें काला खां नाम का पहलवान भी था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसको देख के ही पहलवान मैदान छोड़ भाग जाते थे। इस तरह से धाक जम गई, लेकिन समय परिवर्तित हुआ। अचानक राजा श्यामानंद की मृत्यु हो गई और विलायत में शिक्षा ले रहे राजकुमार आए और शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्होंने शासन को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से बहुत सारे परिवर्तन किए। राज दरबार में पल रहे पहलवानों के बारे में जाना। जब सुना कि बहुत सारा खर्च उनके ऊपर किया जा रहा है, तो यह बात राजकुमार को पसंद नहीं आई और उन्होंने लुट्टन को राज दरबार छोड़ने की राजाज्ञा दे दी। विवश लुट्टन अपना ढोल कांधे पर रखकर अपने पुत्रों के साथ अपने गांव पहुंच गया। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर गांव वालों ने रहने की व्यवस्था कर दी और यह तय हुआ कि लुट्टन गांव के युवाओं को पहलवानी के गुर सिखाएगा। सारा खर्च गांव वाले देंगे। शुरू हुआ काम, लेकिन बहुत समय तक यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि अकाल के बाद अन्न की कमी और फिर महामारियों ने पूरे गांव को चपेट में ले लिया। रोज लाशें निकलने लगी और इस तरह से लुट्टन का अंतिम समय ऐसा रहा कि उसी महामारी में लुट्टन के दोनों पुत्र भी स्वर्ग सिधार गए। देखा कि उसके दोनों बेटे मृत पड़े हुए हैं। उस दिन लुट्टन पहलवान ने राजा श्यामानंद के द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहना, शरीर पे मिट्टी लगाई, कसरत की और दोनों बहादुर बेटों को कंधे पर लाद कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। लोगों को पता चला, सबकी हिम्मत टूट गई। लेकिन फिर भी रात के समय अपने बच्चों के मर जाने के बाद भी पहलवान ने ढोलक बजानी नहीं बंद की। उसने ढोलक बजाई, लेकिन 4-5 दिन बाद एक दिन ढोलक की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। लोगों ने जाकर देखा कि अजय लुट्टन, जो कभी चित नहीं हुआ था, आज चित लेटा हुआ था। उसे महामारी ने, व्यवस्था ने ऐसी पटखनी दे थी जिसमें वह ढोल में पोल की तरह उसकी दशा दिखाई पड़ रही। इस तरह से लुट्टन का अंतिम समय व्यतीत हुआ, वह भी मृत हो गया। तो इस तरह से यह कहानी का सार है। और हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जो प्रश्न हैं, इसके प्रश्न हमने कुछ लिख रखे हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था?
क्या तालमेल था। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ शब्द जो ढोल से निकलते थे और उन शब्दों का क्या अर्थ ग्रहण करता था लुट्टन, किस तरह से प्रेरणा लेता था उन शब्दों से, वो यहाँ हमें देखना है। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच किस तरह से तालमेल दिखाता था लुट्टन। तो लुट्टन ढोल की आवाज के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील था। ढोल की एक एक थाप उसे मानो कुश्ती के दांव पेच सिखाती हुई प्रतीत होती थी। ढोल से निकलने वाली ध्वनि उसे निम्नलिखित अर्थ और आदेश दिया करती थी, जैसे चट था गिर था, जिसका अर्थ वो गाता था आजा भिड़ जा। चटा चट था, उठाकर पटक दे। धाक धिना वाह पट्टे, चट गिर था मत डरना। धाक धीना त्रिकट तीना, दांव काटो बाहर हो जा। धीना धीना धिक धीना, चित करो चित करो। तो इस तरह की ये शब्दावली और उससे निकलने वाले अर्थ को ग्रहण करता था लुट्टन, और इन शब्दों से हम लोगों को भी जोश और उत्साह प्राप्त होता है, सुनने वाले को भी, क्योंकि ढोल की इन शब्दों में जो ध्वनि निकलती थी, जो नाद निकलता था, उसमें ऊर्जा से भर देने का गुण विद्यमान होता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन क्या क्या परिवर्तन आए, लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए कहानी के किस किस मोड़ पर। तो हमने चर्चा की है कि बचपन में ही उसका विवाह हो गया था लुट्टन का, और माता पिता का देहांत भी हो गया। सास ने पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोश दूध पीता, कसरत करता और पहलवानी सीखता, और बहुत जल्द ही वह एक फुटबॉल पहलवान के रूप में अवतरित हुआ। इसके बाद जो अगला मोड़ आया वह श्याम नगर के दंगल का है, जिसमें वह अजय समझे जाने वाले चांद सिंह को चुनौती देता है, उसे कुश्ती में हराता है और राज पहलवान बनता है। राज पहलवान बनने के बाद वह आसपास के सारे पहलवानों को पराजित करता है, अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेता है, भावी पहलवान घोषित करवाता है उन्हें भी राज दरबार के। और इस तरह से जब सारे लोग उसे पराजित हो जाते हैं तो एक दर्शनीय जीव ही बनकर रह जाता है, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई रहता ही नहीं है। और जब कभी कोई लड़ने के लिए तैयार भी होता है तो राजा साहब आज्ञा नहीं देते हैं। इस तरह से वह मेले में जाता तो बच्चों की तरह के शौक रखता, अबरक का चश्मा लगाता, पीतल की सीटी बजाता हुआ और खिलौने लेकर लौटता, क्योंकि पहलवानी करते करते जैसे जितना ही शरीर मजबूत हुआ, दिमाग उतना ही जैसे कमजोर हो गया, बचपन जैसा उसके अंदर आ गया। समय बदला और अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो है राजा का पुत्र जो विलायत से आता है, शासन सत्ता अपने हाथ में लेता है और पहलवान को राज दरबार का आश्रय नहीं मिलेगा यह घोषित करता है, और व्यवस्था में पहलवान अपने गांव जाता है। कुछ समय तक
गांव वाले देखभाल कर पाते हैं, लेकिन बाद में महामारी की वजह से पूरा गांव त्रस्त रहता है। इसमें गांव वाले रोज मरते हैं, एक दिन उसके पुत्र भी मर जाते हैं और वो स्वयं भी चित हो जाता है, मर जाता है, जो कई सारे सवाल छोड़ जाता है कि क्या लोक कला शासन सत्ता की मुखापेक्षी है या उसका कोई अपना भी अस्तित्व होता है। क्या हमें लोक कलाओं को प्रश्रय देना चाहिए, क्या हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, या उन्हें राज सत्ता से सहयोग न मिले तो क्या उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आदि बहुत सारे सवाल छोड़ती है कहानी। अगला प्रश्न है, लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन ने विधिवत किसी उस्ताद से कुश्ती के गुर नहीं सीखे थे, वह स्वयं ही प्रयास करता था और उसे प्रेरणा ढोल की आवाज से ही प्राप्त होती थी। जैसे वो ढोल के बोल में ही अपना सारा कौशल सीखता था, इसलिए वो अपने बच्चों को बताता था कि इसी ढोल के बोल के आधार पर ही मैंने चांद सिंह जैसे अजय पहलवान को परास्त किया था, मेरा गुरु यही ढोल है, इसलिए तुम लोग भी ढोल का सम्मान हमेशा करना, सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना, यही सब सिखाता रहा बच्चों को। और भी दुनियादारी की बहुत सारी चीजें उसने सिखाया। अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन क्यों ढोल बजाता रहा? लुट्टन क्यों ढोल बजाता रहा? महामारी फैलने से रोज लाशें गिरने लगी और इसी क्रम में लुट्टन के दोनों वीर पुत्रों का भी देहांत हो गया। लेकिन ढोल की आवाज से लुट्टन का कुछ ऐसा तादाद में था कि उसकी आवाज से ही उसके शरीर में सनसनी दौड़ जाती थी, उसके अंदर जोश और उत्साह आ जाता था, जीवन के प्रति एक सकारात्मकता आ जाती थी। तो अपने जीवन के लिए भी अपने को जीवंत और साथ ही साथ उसे तो जीवनी शक्ति मिलती ही थी, पूरे गांव को, जो मृतप्राय गांव था, उसको भी जीवनी शक्ति उससे मिलती थी। भले ही उन्हें कोई इलाज का कोई गुण न था आवाज में ढोल की, लेकिन फिर भी मरते हुए लोगों को एक उत्साह, एक जोश प्राप्त होता था उससे, और मरने में उन्हें तकलीफ नहीं होती थी, बड़े बहादुरी के साथ मृत्यु का सामना करते थे। तो इसलिए वह अपने ढोल को इस मृत संजीवनी शक्ति के रूप में प्राप्त बजाता रहता था, इससे लोगों को कहीं न कहीं उत्साह मिलता है। अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ये चर्चा लगभग कर ही चुके हैं कि मृतप्राय गांव, जो जहां पर रोज मृत्यु हो रही है, लाशें निकल रही हैं, जहां पर भय और आतंक छाया हुआ है मृत्यु का, ऐसे डरे हुए लोगों के बीच में ढोल की आवाज उनके अंदर एक विद्युत शक्ति सी, एक उत्साह, एक ऊर्जा भर देती थी। आवाज उनके सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो उठता था और उन्हें प्राणांत करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो जो है बड़ी बहादुरी से मृत्यु का सामना करते थे। इस तरह से गांव के लोगों में कहीं न कहीं ऊर्जा का स्रोत बनी हुई थी ढोल की आवाज।
महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर था। जब गांव में महामारी फैल गई तो सूर्योदय का दृश्य कुछ अलग होता था और सूर्यास्त का दृश्य कुछ अलग होता था। सूर्योदय के समय लोग किसी तरह से हिम्मत करके घसीटते पटते खांसते अपने लोगों के बीच में पहुंचते, उन्हें इस विपत्ति के समय में ढाढ़स बंधाते, आपस में एक दूसरे का सहारा बनते थे। लेकिन एक कुछ चहल पहल हो जाती थी दिन में सूर्योदय के समय में। लेकिन जब दिन बीत जाता था, संध्या हो जाती थी और रात हो जाती थी, उस समय सायंकाल से ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और एक सन्नाटा पसर जाता था। एक अजीब सा सन्नाटा जिस पर केवल पेचक, गीदड़ और कुत्तों की भयावह आवाजों से ही ये बीच बीच में सन्नाटा टूटता था, और टूटता था तो केवल पहलवान की ढोलक की आवाज से। इस तरह से रात और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य अलग अलग था। फिर एक प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक था, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। पहले राजा होते थे, राजाओं का ये शौक होता था। कुश्ती आदि जो देसी खेल होते थे, मनोरंजन के साधन तब कम थे। कुश्ती वगैरह और भी देसी खेल थे जिनके माध्यम से मनोरंजन किया जाता था। आज बहुत सारे विकल्प प्राप्त हो गए हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं और आधुनिक खेलों ने उनकी जगह ले ली है। उसी में अगला प्रश्न है, इसकी जगह अब किन की खेलों ने ले ली है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे इंडोर गेम्स भी हैं। तो इन सब की वजह से अभी पुरानी जो खेलों की परिपाटी थी अब वो लुप्तप्राय हो गई है। घुड़दौड़ आदि तमाम ऐसी चीजें हैं जो नई प्रणाली है खेलों की। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अब एक सवाल है कि जैसे ये एक लोक कला है कुश्ती, या और भी बहुत सारी ऐसी लोक कलाएं हैं। हम आज देख रहे हैं कि लोक कलाकार और लोक कलाओं पर संकट आया हुआ है। हम उन्हें पुराना और अनुपयोगी समझ रहे हैं और उसकी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। हमें अपनी समृद्ध परंपरा को बचाए रखने के लिए, अपनी पुरानी खेल प्रणाली को बचाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए समाज में भी एक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। सरकार के स्तर पर भी इसको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। लोक कलाकारों को कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे वो इस कला से जुड़े रहें, उन्हें आजीविका से जोड़ा जाए, उन्हें नौकरियां दी जाएं या उन्हें भरण पोषण का कुछ आश्रय प्रदान किया जाए। तो इस तरह से इन लोक कलाओं को हम बचा कर रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इन चीजों पर चर्चा की, कहानी का सार और कुछ जरूरी जो प्रश्नोत्तर थे उन पर चर्चा की। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।